My sisters find it difficult to move forward. Big businessmen flourish and they get all the benefits from the central government. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് സാധാരണ കൊച്ചു കൊച്ചു കടകളുണ്ട്, ചെറിയ ചെറിയ കച്ചവടക്കാരുണ്ട്, ചരക്ക് സേവന നികുതി പോലെയുള്ള. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। प्रियंका गांधी वायनाड में हैं, अपने लिए चुनाव प्रचार कर रही हैं। अब से कुछ समय पहले तक उन्हें अपने परिवारजनों के लिए या फिर कुछ पार्टी के लोगों के लिए प्रचार करते हुए आपने देखा, लेकिन अब वो अपने लिए प्रचार कर रही हैं। वायनाड में पहले दिन प्रचार का, जिसमें कि उन्होंने वायनाड की 3 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज के चक्कर लगाए और इसके बाद फिर उनका कार्यक्रम मंगलवार का है, जहां पर उन्हें मलप्पुरम और कोझिकोड ये 3 ज़िले मिलकर के बनाते हैं इस कंस्टिट्यूएंसी को, जिसका नाम वायनाड है, तो उन्हें वहां जाना है। अब प्रियंका हर बार जब घूमती हैं तो यही कहा जाता है कि उनका जो अपना एक कनेक्ट होता है, जिस तरह से वो बातें करती हैं, उससे वो एक डायरेक्ट जुड़ाव बना लेती हैं अपने मतदाताओं से। क्या वो जुड़ाव इस तरह का जो बनाती हैं वायनाड में भाषा की समस्याओं के बीच हो पा रहा है क्या? ये समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंग्रेज़ी बोल रही हैं प्रियंका गांधी, और प्रियंका गांधी जब अंग्रेज़ी बोल रही हैं, हालांकि दक्षिण है, केरल है, तो बहुत से लोग अंग्रेज़ी समझते हैं, ज़्यादा लोग अंग्रेज़ी समझते हैं बनिस्पत के उत्तर प्रदेश या बिहार, लेकिन वहाँ पर उनकी भाषा जो है वो अंग्रेज़ी है। और जिस तरह से वो बात कर रही हैं, लोग बाग कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं, ये अभी तक भले ही स्पष्ट ना हो, लेकिन उत्साहित ज़रूर हैं। उन्हें ये लग रहा है कि कोई विशेष पर्सनालिटी राहुल गांधी के जाने के बाद आया है, और जो हाई प्रोफाइल नेचर वायनाड कंस्टिट्यूएंसी का हो गया था वो कायम रहेगा। लेकिन ये जो प्रचार प्रियंका कर रही हैं, इसमें कहीं ऐसा तो नहीं था कि एक मुश्किल थी और वो मुश्किल जो बड़ी भी बन सकती थी। आज उस मुश्किल को पार करने के बाद कांग्रेसी राहत की सांस भी ले रहे हैं। जहाँ वो मुश्किल थी वो बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये आरोप प्रियंका गांधी पर लगा दिया था कि प्रियंका गांधी ने जो हलफनामा दायर किया है वो हलफनामा दरअसल गलत है और जानकारियां छुपाई गई हैं, और इसी कारण से इस हलफनामे को रिजेक्ट किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि उनके पति के संपत्ति के बारे में उन्होंने जानकारी पूरी तरह से नहीं दी है। मात्र 66 करोड़ रुपए बताए हैं कि उनके पति के पास है, और ये जानकारी गलत है। इसके अलावा यह भी बताया गया था कि उनकी अपनी संपत्ति के बारे में मात्र 12 करोड़ का जिक्र है, और इसमें बहुत सी ऐसी संपत्तियां हैं जिनकी जानकारी नहीं दी गई है, और वो जो जानकारी है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने तरीके से बताने की कोशिश की चुनाव आयोग को, और कहा कि चूँकि ये जानकारियां हैं ही नहीं, पब्लिक डोमेन में ये जानकारियां हैं और इन्होंने नहीं डाली है, तो इसका अर्थ ये है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, और ऐसे में अगर जानकारी छुपाई जा रही है तो फिर पर्चा जो दाखिल किया गया है वो गलत है, उसे कैंसिल किया जाना चाहिए। आपको याद होगा 23 अक्टूबर को प्रियंका गांधी ने पर्चा दाखिल किया था, और उस दिन राहुल गांधी और उनकी माता सोनिया गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। सब लोगों के होने के साथ वो जो तमाम उनके वकीलों का एक अमला होता है, जो एक एक लाइन बड़ी बारीकी से पढ़ करके पर्चा दाखिल करवाता है, उसने पर्चा दाखिल करवाया था, लेकिन फिर भी ये जो आरोप लगे थे इस बात को लेकर के एक संशय की स्थिति थी। क्या सचमुच, क्योंकि जहाँ तक सवाल रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति और उनसे जुड़े मामलों का है, तो वो एक अलहदा समानांतर तो चल ही रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो प्रभावित करने वाला था। लेकिन यहाँ ये बताना आपको ज़रूरी है कि आज चुनाव आयोग ने उन सारे ऑब्जेक्शंस को खारिज कर दिया, और प्रियंका गांधी का जो नॉमिनेशन है उसे स्वीकार कर लिया गया है। उसमें कोई त्रुटि या कमी नहीं पाई गई है। तो चलिए, एक राउंड तो ख़त्म, यानी कि
पर्चा का स्वीकार कर लिया जाना इलेक्शन कमीशन के द्वारा और उम्मीदवार के तौर पर मान्यता दे दिया जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। हमने बहुत बड़े बड़े लोगों के पर्चे में कमी की वजह से उनका पर्चा खारिज होते हुए भी देखा है। तो ऐसे में ये अपने आप में बड़ी बात थी, क्योंकि प्रियंका गांधी आज तब एक सांसद के तौर पर पर्चा भर रही हैं सांसद बनने के लिए, जब उनको पब्लिक लाइफ में आए हुए 2 दशक से ज़्यादा हो चुके हैं। उनका कहना है कि वो तो 37 वर्षों से हैं, लेकिन उनको सक्रिय रूप से हम लोगों ने तो 2004 से ही देखना शुरू कर दिया, जब अमेठी में राहुल गांधी के लिए वो प्रचार कर रही थी, रायबरेली में वो सोनिया गांधी के लिए प्रचार कर रही थी। और इस तरह से देखें साल 2004 से उनकी अगर सक्रियता है तो 2024 में 20 वर्षों की सक्रियता तो सबों के सामने है। लेकिन उनका कहना है कि वो और भी पहले से जाया करती थी, प्रचार कार्य में संलग्न रहा करती थी और 37 सालों से वो पॉलिटिकल कैंपेनिंग में जा आ रही हैं, राजनीति में हैं। तो फिर इतनी देरी क्यों लग गई प्रियंका गांधी को लाने में? ये एक स्वाभाविक प्रश्न है और वायनाड में उनको चुना गया कि वहीं से आप आइए, इसके पीछे क्या गणित है? तो चलिए आज आपको प्रियंका गांधी के जो उम्मीदवारी है उसके पीछे क्या क्या सोच करके इस बार उनको उतारा गया है, इस बारे में बताते हैं। क्योंकि कांग्रेसी सूत्र जो हैं वो बहुत दिनों से प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी को लेकर के तरह तरह की जानकारियां दे रहे थे, लेकिन जब जानकारी आई सामने तो वो बिल्कुल अलग थी। और क्यों अलग थी, वायनाड से वो क्यों थी, रायबरेली से क्यों नहीं थी, ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जिसका जवाब बड़े बड़े लोगों के पास नहीं है। देखिए, शुरुआत उस बात से होती है कि प्रियंका गांधी मात्र 2 साल छोटी हैं राहुल गांधी से। राहुल गांधी 54 साल के हैं, 54, और प्रियंका गांधी 52 साल की हैं। फिर राहुल गांधी तो 5 बार के सांसद हो गए और प्रियंका गांधी की शुरुआत भी नहीं हुई है। अब जाकर के वो जब 13 तारीख को मतदान होगा और 23 तारीख को नतीजे आएंगे और वो जीतेंगी, तो फिर जाकर के ये समझ में बात आएगी कि अब वो सांसद बनी। लेकिन मात्र 2 साल का उम्र में फासला और 5 बार के सांसद हो गए राहुल गांधी और इनकी शुरुआत हो रही है। तो इसके बारे में यही कहा जाता है कि सोनिया गांधी के दिमाग में ये शुरुआत से ही स्पष्ट था कि नेतृत्व जो है वो राहुल गांधी ही कांग्रेस का करेंगे। उनको ये लाइन बहुत क्लियर थी और इसीलिए जब दोनों भाई बहनों के बीच किसी एक को चुनाव लड़ना था तो उस वक्त 2004 में राहुल गांधी अमेठी गए चुनाव लड़ने के लिए और वहाँ से वो जीतकर सांसद बने। प्रियंका गांधी को राहुल गांधी का प्रचार और सोनिया गांधी का प्रचार करने का जिम्मा दिया गया, जिसको उन्होंने बखूबी निभाया। मुझे याद है राहुल गांधी और सोनिया गांधी उस वक्त और भी क्षेत्रों में जाकर प्रचार कर रहे थे और दिन भर एक कंस्टिट्यूएंसी से दूसरी कंस्टिट्यूएंसी लगातार घूमती हुई प्रियंका गांधी ने वो प्रचार कार्य किस तरह से संभाला था। लेकिन आखिर ये वजह क्या थी कि बेटे लड़ेंगे और बेटी नहीं लड़ेंगी? तो उसके बारे में ये एक बात कही जाती है कि परिवार वालों की राय थी कि राइवल सेंटर ऑफ पावर नहीं होना चाहिए। मतलब एक ही परिवार में कोई ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो कि पावर बैलेंस में लगे, ऐसे कि लोगों के पास विकल्प है कि राहुल गांधी भी एक सेंटर ऑफ पावर हो गए, प्रियंका गांधी भी एक सेंटर ऑफ पावर हो गई। जी नहीं, ऐसा नहीं किया जाए, राहुल गांधी को ही आगे बढ़ाया जाए। और उसके बाद हमने चुनाव दर चुनाव लगातार ये देखा कि राहुल गांधी बावजूद उसके कि कई फेलियर्स उनकी रहीं, लेकिन उन्हें ही वरीयता कांग्रेस की तरफ से दी गई। और फिर वो दौर आया साल 2019 का, जब चुनाव राहुल गांधी अमेठी से हार जाएंगे ये करीब करीब जब लगने लगा तो वायनाड का विकल्प चुना गया और वायनाड ने साथ भी दिया। और फिर वो वायनाड से चुन कर आए और बार बार धन्यवाद देते हैं वायनाड वालों को, इसीलिए क्योंकि बड़े बुरे वक्त में वायनाड ने साथ दिया। अमेठी से चुनाव स्मृति ईरानी ने उन्हें 2019 में हरा दिया और ऐसे में संसद नहीं पहुंच पाते अगर
वायनाड ने साथ नहीं दिया होता। लिहाजा इस बार भी जब वो चुनाव लड़े तो उन्होंने वायनाड को प्राथमिकता दिया, सबसे पहले वहीं से पर्चा दाखिल किया। लेकिन मन में वो टीस और वो कसक थी कि अमेठी और रायबरेली तो छूट गया है, वहाँ वापस जाना ज़रूरी है और एक तरह से वो ज़मीन दोबारा से हासिल करनी है जो ज़मीन हाथ से निकल गई है। सियासी ज़मीन जो नेहरू के ज़माने से कांग्रेस के सबसे बड़े परिवार, प्रथम परिवार, और उसकी ज़मीन, उसकी कंस्टिट्यूंसी छीन ली गई थी और छीन करके स्मृति ईरानी को दे दी गई थी। वापस लौटे राहुल गांधी और वो सिलसिला आप जानते हैं किस तरह से अमेठी और रायबरेली में से कौन लड़ेगा, क्या प्रियंका गांधी रायबरेली लड़ेंगी या स्मृति ईरानी से भिड़ेंगी प्रियंका गांधी अमेठी में, तमाम बातें तय हो रही थी। लेकिन आखिरकार रायबरेली से तो राहुल चुनाव लड़े और परिवार का व्यक्ति भी हरा सकता है स्मृति ईरानी को, ये साबित किया गया। कैसे? तो वो किशोरी लाल शर्मा की उम्मीदवारी के ज़रिए। और इस बार जिस तरह का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का रहा, कई चुनाव में सबसे बेहतर 6 सीटें वो जीते और एक बहुत बड़ी हार भारतीय जनता पार्टी के लिए स्मृति ईरानी के तौर पर सामने आई। और उसके बाद ये तय होना था कि दक्षिण आखिरकार वो किला है जो बहुत सुदृढ़ होता जा रहा है, वहीं से तो हमेशा मुश्किल के क्षणों में गांधी परिवार को मदद मिली है और ऐसे में वायनाड को कैसे छोड़ा जा सकता है। याद कीजिए वो दौर जब 77 के चुनाव में ये हो गया कि श्रीमती गांधी उनकी सदस्यता खारिज कर दी गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। और फिर बाद में जब 77 का चुनाव हुआ, 75 में खारिज कर दी गई, इमरजेंसी लगी और इमरजेंसी के बाद जो 1977 के चुनाव हुए तो उसमें संजय गांधी और इंदिरा गांधी दोनों चुनाव हार गए। और फिर एक साल बाद बाई इलेक्शन हुआ चिकमगलूर में, जो कि कर्नाटक में है, उडुपी चिकमगलूर, और वहाँ वो गई चुनाव लड़ने और चिकमगलूर ने उन्हें जिताया था और फिर से वापस वो संसद आई थी। दक्षिण ने तब साथ दिया था। दक्षिण कितना उनके लिए बहुत प्रिय हो गया इंदिरा गांधी के लिए कि साल 1980 में जब दोबारा 77 के बाद चुनाव हुए तो फिर से रायबरेली, क्योंकि वो सम्मान हासिल करना था, हरा दी गई थी, वहाँ से वो चुनाव लड़ी। लेकिन दूसरी सीट आंध्र प्रदेश की मेडक थी जहाँ से उन्होंने पर्चा भरा और दोनों जगहों से जीती। लेकिन एक जगह छोड़ना था, राहुल गांधी ने साउथ छोड़ दिया, वायनाड छोड़ दी, लेकिन इंदिरा गांधी ने दक्षिण में ही अपनी सीट रखी थी, रायबरेली छोड़ दी थी और वो सीट मेडक की थी। 1980 में वो मेडक से सांसद थीं। जब प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी हत्या हुई उस वक़्त वो मेडक से सांसद थीं, रायबरेली की सांसद नहीं थी। याद कीजिए सोनिया गांधी भी जब राजनीति में आई और कोई सीट से लड़कर संसद पहुंचना था तो पहली दफ़ा बेल्लारी से वो चुनाव लड़ी थी 1999 में। आपको याद होगा कैसे सुषमा स्वराज भी वहाँ गई थी और वो ज़बरदस्त फाइट जिसमें कि सोनिया गांधी ने सुषमा स्वराज को हराया था। जब क्राइसिस आई राहुल गांधी के साथ, अमेठी में लगा जैसे हार जाएंगे तो फिर दक्षिण गए और वहाँ से वायनाड से चुनाव जीत कर आए। लिहाजा प्रियंका गांधी को भी जब इंट्रोड्यूस करने की बारी आई तो वायनाड उससे चुना गया और घोषित किया गया और अब प्रियंका गांधी वायनाड में है, वो चुनाव वहाँ से लड़ रही हैं। और जो वायनाड की स्थिति है उसे अगर हम आपको बताएं तो वायनाड में करीब 43% मुस्लिम वोट हैं, 13% वहाँ बताया ये जाता है कि जो ट्राइबल वोट्स हैं वो हैं, और इस तरह से आप पाएंगे कि 7% करीब एससी के वोट हैं। तो ऐसा लगता है कि वहाँ पर जो गुणागणित है वो करीब करीब सेट है। 13% माफ़ करेंगे वोट हैं क्रिश्चियंस के, 43% मुसलमानों के, 7% एससी के। और इस तरह से हम पाते हैं कि जो वोटों का कॉम्बिनेशन है यह कांग्रेस को बड़ा सूट करता है। हालांकि उनके सामने सत्यन मोकेरी के तौर पर वामपंथी दलों के उम्मीदवार हैं सीपीआई के, और नव्या हरिदास जैसी की बात हम लोगों ने बताई आपको, वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, लेकिन ये उतने मजबूत नहीं है। तो इस बार उनका सांसद बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये बात करीब करीब अब तय होने लगी है। लेकिन अब यहाँ ये भी प्रश्न होने लगा है कि अब जब वो आती हैं और
जीत कर चुनाव पहुंच जाती हैं केंद्र, तो कहीं ऐसा तो नहीं आरोप लगेगा कि एक ही परिवार से माँ भी हैं सांसद राज्यसभा में सोनिया गांधी, भाई भी हैं सांसद रायबरेली से लोकसभा में, और फिर लोकसभा में ही प्रियंका गांधी सांसद बन करके आ जाएंगी। क्या ये परिवारवाद या फिर उस तरह के जो आरोप लगते हैं, क्या वो ऐसा नहीं है? क्या कोई और व्यक्ति कांग्रेस का वायनाड में खड़ा नहीं हो सकता है? ये प्रश्न उठेंगे, यहाँ ज़रूर उठेंगे, और इन प्रश्नों के लिए जाहिर है कि तैयार रहे होंगे कांग्रेस के लोग, तभी जाकर के प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी को वहाँ से अनुमोदित किया गया। दूसरा प्रश्न ये भी आने जा रहा है कि प्रियंका गांधी एक राइवल सेंटर ऑफ पावर ना हो, कुछ लोग ये ऐसा कहते हैं, इसलिए उन्हें शुरू में नहीं लाया गया। तो क्या अब भी तो ऐसा हो सकता है? उसका जवाब ये कहते हैं लोग कि 2019 से वो सक्रिय राजनीति में हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़वाया जिसमें कि हार हुई कांग्रेस पार्टी की, वो सफल नहीं रही, और ऐसे में जबकि राहुल गांधी आज की तारीख में बहुत आगे बढ़ गए हैं, वो तमाम विपक्ष के एक ध्रुव बन करके तैयार हो गए हैं। प्रियंका गांधी कोई राइवल सेंटर ऑफ पावर नहीं बनने जा रही हैं, लिहाजा ये ज़रूरी था कि ऐसे वक्त में प्रियंका गांधी आए। और तीसरी बात जो इसमें गुणागणित सेट किया गया है कि भाई दक्षिण और उत्तर ये दोनों जगहों पर एक एक लोग प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के तौर पर रहेंगे, तो फिर ये दोनों देश के हिस्से जो है वो बैलेंस कांग्रेस के लिए रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भले ही उत्तर में ही मिलती हो मदद और दक्षिण में उसकी स्थिति थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन कांग्रेस को हमेशा दक्षिण में समर्थन मिला है। याद करें 1977 जब चुनाव हुए और अपने दौर की सबसे कम सीटों पर कांग्रेस चुनकर आई, मात्र 153। हालांकि आज के हिसाब से तो वो बहुत ज़्यादा सीट कही जाएंगी, लेकिन तब उस दौर में जब 300 सीटें कांग्रेस जीत लिया करती थी, उस वक्त मात्र 153 सीटें आई थीं, लेकिन उसमें से 92 सीटें दक्षिण से आई थीं। तो आप समझ सकते हैं कि दक्षिण का जलवा कांग्रेस के लिए हमेशा कितना महत्वपूर्ण रहा है। और उस दौर में भी जब बुरे हालात थे तो रायबरेली और अमेठी चुनाव हार गए थे गांधी परिवार के लोग। तो ऐसे में प्रियंका गांधी प्रचार करने और लोगों से मुलाकात करने में भले ही भाषा को लेकर के थोड़ी बहुत असुविधा, असहजता महसूस कर रही होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो जीत है वो ऐसा लगता है कि गुणागणित के हिसाब से वन ऑफ द सेफेस्ट सीट, सबसे सुरक्षित सीट कही जा रही है, वो चुनकर आएंगी। और अगर वो चुन करके आती हैं तो फिर ये शायद बहुत कम मौक़ों में से एक होगा जब भाई बहन की जोड़ी संसद में होगी। प्रियंका गांधी की एक अपनी जो वजूद है उसे पूरा आकार मिलेगा, और वो केवल दूसरे या भाई या बहन या परिवार या मदर के लिए प्रचार करती हुई नज़र आएगी, ऐसा नहीं है, बल्कि खुद अपने लिए प्रचार करके वो जब संसद पहुंचेंगी तो जाहिर है उनसे उम्मीदें भी होगी। वो श्रीमती गांधी से उनके कंपैरिजन की बातें, वो जिस तरह से बातें करती हैं तो ऐसा लगता है कि इंदिरा गांधी जो हैं वो उनकी वो साक्षात एकदम ट्रू कॉपी हैं। कुछ लोगों को ये लगता है। ये सब चीज़ें टेस्ट होंगी, आने वाले दिनों में टेस्ट होंगी, और देखना ये पड़ेगा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से राहुल गांधी को कंटेन करने में सफलता पाई है, हालांकि आज की तारीख में एक नए राहुल गांधी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको लार्जली कंटेन किया है। याद करें शुरुआत में तरह तरह के नामों से उनको बुलाते थे, लेकिन अब भी जो है उनकी बयानों को लेकर के बहुत सी ऐसी घेरेबंदी कर दी जाती है कि उसकी जो प्रभावशीलता होती है उसे थोड़ा कम किया जाता है। देखना ये है कि प्रियंका गांधी जब एक सांसद के तौर पर संसद पहुंचती हैं तो भारतीय जनता पार्टी के उनके खिलाफ रणनीति क्या होती है। अभी तो फिलहाल ये लग नहीं रहा है कि उनके खिलाफ कोई सीरियसली प्रचार करने के लिए वायनाड जाने भी वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको लगता है कि नतीजे पक्के हैं। पर आने वाले दिनों में जब वो सांसद चुन ली जाती हैं तब उनके खिलाफ क्या रणनीति होगी, नज़रें इस पर रहेंगी। आपको क्या लगता है प्रियंका गांधी कैसे अपनी प्रासंगिकता संसद में साबित करेंगी? ऐसे में जबकि आरोप लगने तय है कि परिवार का हर व्यक्ति आखिर संसद में है, तो ये परिवारवाद नहीं तो और क्या है। आपको क्या लगता है? आप अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें ज़रूर लिखिए। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।